हाँ, तो हम लोग डीसी सर्किट में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग है एंड ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट इन आरएल सर्किट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हमारा एक कैपेसिटर आरसी सर्किट है, 2 वोल्ट की बैटरी है, की जस्ट अभी क्लोज करी है। की क्लोज करते ही जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की, व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, करंट इन द सर्किट एंड एक चीज और ले लो, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, ये चीज वैसे अभी डिस्कस हो ही गई है। चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर अभी हमने देखा कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की, ऐसा नहीं है कि सडनली चार्ज आ जाएगा। ठीक है, धीमे धीमे आएगा। ठीक है, हालांकि वो बहुत फास्ट प्रोसेस होगा, बट अभी हम बिल्कुल स्लो मोशन में देख रहे हैं। सपोज हमने 1 नैनो सेकेंड के बाद देखा t इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो ये 0 से ग्रो करना शुरू करेगा, तो अभी चार्ज 0 है। आई कितना होगा? 0 है। 0। अच्छा, अगर आई 0 है तो वी आर की वैल्यू 2 वोल्ट कैसे बताई? रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो वोल्टेज तभी आता है जब उसमें करंट फ्लो होता है। तो देखो यहाँ पर तुम यहाँ पे केवीएल लो। ठीक है, केवीएल अभी ये क्लोज हो चुका है, जस्ट अभी क्लोज हुआ है, तो सर्किट तो कंप्लीट है। ठीक है, तुमने इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 बोला है, इसमें 2 वोल्ट बोला है, और टोटल सम होना चाहिए 0। ठीक है, जब हम पूरा लूप चलेंगे तो 0 होना चाहिए। तो अगर यहाँ से यहाँ तक, मैं यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक जा रहा हूँ, 2 वोल्ट का स्टेप अप है, तो आगे बढ़ के ये तो 0 है, तो यहाँ 3 ओम में क्या होना चाहिए? स्टेप डाउन होना चाहिए। अगर बैटरी में तुम 2 वोल्ट अप कर रहे हो, तो लौट करके इनिशियल पॉइंट पे आने के लिए डाउन भी तो 2 वोल्ट आना पड़ेगा। तो 3 ओम में 2 वोल्ट का स्टेप डाउन हुआ है। स्टेप डाउन हुआ है तो करंट की डायरेक्शन हाई से लो इस तरह से हो गई। ठीक है, बैटरी भी यही बता रही है कि ऐसे करंट फ्लो होना है। तो ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी बैटरी का था, वो पूरा पूरा रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर हो गया। एंड करंट कितनी हो गई? वी, मैं ये जो V लिख रहा हूँ, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ। ये मैं सोचना कि मैंने वोल्टेज अक्रॉस दी बैटरी लेकर के 2/3 लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस R। अब आगे चल करके क्या हो सकता है कि V अक्रॉस R चेंज हो जाए, बैटरी की वोल्टेज तो चेंज नहीं होगी, V अक्रॉस R चेंज हो जाएगा, तो यहाँ करंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे V बैटरी वाली लिखी होती तो वो चेंज नहीं होती। ठीक है, लेकिन वी बैटरी, हम लोग आज तक तो वी बैटरी का ही लेते हुए आए हैं। तो वो क्यों करते आए हैं? क्योंकि हम लोग स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, हम ट्रांजिएंट की बात ही नहीं करते थे अभी तक। इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेज, हमें फर्क नहीं पड़ता था कि ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है या बैटरी है। अगर बैटरी पूरी पूरी उस रेजिस्टेंस पे लगी हो तो हम पूरा ही बैटरी की लगा देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बताओ। इन्फिनिटी। यहाँ पर एक डाउट है। हाँ बोलो सर, हम मतलब करंट एक तरह से पास होगा कैसे कैपेसिटर से? मैंने तभी 0 अच्छा, बोला अच्छा, था, मुझे ओके, अजीब ओके। लग रही है वो। ये चीज हम लोगों ने जब कैपेसिटर की चार्जिंग पढ़ी थी तब डिस्कस किया था। ठीक है, बिल्कुल बेसिक में चार्जिंग के एक्सप्रेशन नहीं निकाले थे, बट वर्किंग ऑफ कैपेसिटर पहली बार जब पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि अगर यहाँ पर प्लस स्मॉल क्यू चार्ज अपीयर होगा, तो अपोजिट प्लेट पर गॉस लॉ को मेंटेन करने के लिए क्या होता है? माइनस क्यू। ठीक है, याद है गॉस लॉ हमने यहाँ पे कैसे सर्किट बनाया था? ये वो सर्किट नहीं, क्या गॉसियन सरफेस बनाई थी। ठीक है, तो जब हमारा एक प्लेट पे प्लस क्यू आया तो अपोजिट साइड पे माइनस क्यू कहां से आया? बैटरी से इलेक्ट्रॉन लेके आया। बैटरी बीच में रेजिस्टेंस जो भी हो। ठीक है, एक मिनट, बैटरी मैंने उल्टा बना दिया यहाँ पे। बैटरी ऐसे है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज ऐसा आया, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गए होंगे? इलेक्ट्रॉन ऐसे गए होंगे। ठीक है, और वो बैटरी से होते हुए वही इलेक्ट्रॉन यहां आकर के नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं, यानी कि सर्किट कंप्लीट हो गया। करंट के पर फ्लो करने के लिए करंट सर्किट कंप्लीट है, इवन दो कैपेसिटर अपने अक्रॉस चार्ज पास नहीं होने देता है। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर के बीच में कोई चार्ज पास नहीं हो रहा है, बीच में जो या तो डाइलेक्ट्रिक होगा या वैक्यूम होगा, उस जगह पे कोई चार्ज क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन जितना पॉजिटिव प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, उतना नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो सर्किट करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गया। आगे समझ में?
हाँ थोड़ा बहुत। अच्छा, और इनफाइनाइट टाइम पर जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी तब क्या होगा? तब ये फुल्ली चार्ज हो चुका होगा। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो अब चार्ज और डिपॉजिट नहीं हो रहा, ना इधर ना इधर, तो करंट का सर्किट ब्रेक हो गया, करंट अब फ्लो नहीं हो रही। ठीक है, एनीवन, कोई डाउट है? चलो तो सर एक बार आप आगे। बताइए, हाँ बोलो। मतलब जो आपने बोला कि जब फाइनाइट करंट हो जाएगा एंड ऑल। हाँ, मैंने कहा कि इनफाइनाइट टाइम यानी स्टीडी स्टेट पर, स्टीडी स्टेट क्या होता है? जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, अब सारे वेरिएबल अपना एक स्टेबल वैल्यू अटेन कर चुके हैं। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तभी स्टेबिलिटी आएगी। तो कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज है तो अब कैपेसिटर के चार्ज इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी कि बैटरी से पॉजिटिव प्लेट पे कोई चार्ज नहीं जा रहा, नेगेटिव प्लेट पे कोई चार्ज नहीं जा रहा है, तो करंट हो गई जीरो। ठीक है, करंट हो गई जीरो। करंट जीरो होने से रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो गया? वोल्टेज जीरो हो गया। तो फिर अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ का क्या करेगा? केवीएल क्या कहेगा? केवीएल कहेगा कि यहां सम तो जीरो होना पड़ेगा। तो अगर वोल्टेज इसमें ड्रॉप नहीं हो रही, रेजिस्टेंस में नहीं हो रही, तो 2 वोल्ट कहां ड्रॉप हो रही है? कैपेसिटर पर वोल्ट ड्रॉप हो रही है। तो अब सारा का सारा 2 वोल्ट कैपेसिटर पे ड्रॉप हो रहा है, और कैपेसिटर का चार्ज क्या होता है? C इंटू वी। वी कौन सा? अक्रॉस C। ठीक है, C के अक्रॉस जो V है वो वाला C। तो अब ये V कितना है? V अक्रॉस C जो बैटरी का है पूरा पूरा, तो 2 इंटू C। ठीक है, 4 माइक्रो कूलम। ठीक, तो इनफाइनाइट टाइम पर जब स्टेडी स्टेट हो गई तो वही 2 वोल्ट की बैटरी का वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर अपेयर हो रहा है। इनिशियली वो सारा वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस था। बीच में क्या होगा? ड्यूरिंग दिस ग्रोथ, ड्यूरिंग दिस चार्जिंग क्या होगा? कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ता जाएगा, करंट की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, फाइनली जीरो हो गई। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस C बढ़ती जाएगी, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, लेकिन जो वोल्टेज अक्रॉस C एंड वोल्टेज अक्रॉस R होगा उनका सम जो होगा वो इस 2 वोल्ट के इक्वल रहेगा, जिससे कि ओवरऑल नेट जीरो मिल जाए। ठीक, सर मुझे डाउट है बोलो। सेकंड वाले केस में। हाँ, सर ये वाला केस सेकंड वाला वो हुआ ना जिसमें हमारे कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है। यस, जिसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। सर उसमें आपने एक कंसेप्ट पढ़ाया था ब्रेक डाउन वोल्टेज वाला। अच्छा, अभी हम ब्रेकडाउन तक नहीं जा रहे हैं, ब्रेकडाउन तक नहीं जा रहे हैं अभी। अगर मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ ब्रेकडाउन के बारे में, यानी कि ये कैपेसिटर फुल्ली वर्किंग है, अपना जो चार्ज स्टोर करना है उतना स्टोर किया है, और ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ब्रेकडाउन हो जाएगा तो फिर कैपेसिटर के बीच में जो वैक्यूम एयर या डाइलेक्ट्रिक है वो कंडक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर चार्ज फ्लो हो जाएगा और कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर विल बिकम जीरो, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। तो सर मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज के लिए कंडीशन थी कि उस वोल्टेज पर ब्रेक डाउन होगा, मतलब उसका मैक्स चार्ज हाँ, का कोई रिलेशन नहीं था। हाँ, कोई ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया जाएगा कि इतने किलो वोल्ट या इतने मिलियन वोल्ट, तो उसके बाद वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कह रहे, यहाँ पे तो फुल्ली चार्ज का मतलब है कि जितना बैटरी उसको चार्ज कर सकती थी उतना फुल्ली चार्ज। 2 वोल्ट की बैटरी कितना चार्ज कर सकती है उसको? वो फुल चार्ज। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये हुआ। अब मान लो कि मैं ऐसा कैपेसिटर जिसकी की इनिशियल वोल्टेज 5 वोल्ट है, इसको लगा रहा हूं एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पर बताओ कि चार्ज इन द कैपेसिटर कितना है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या है, I की वैल्यू क्या है। फिर t टेंड्स टू इन्फिनिटी बताओ व्हाट इज QC, VC, VR एंड I।
अभी मैं ट्रांजिएंट सर्किट में मेरा एम इनके बीच का बीच के टाइम पर मुझे ये सारी वैल्यू निकालनी है, लेकिन उस एक्सप्रेशन को तुम 2 सेकंड में लिख पाओगे अगर तुम्हें ये सारी बातें पता हो। ठीक है, स्टेडी स्टेट, इनिशियल वैल्यू, अगर ये क्लैरिटी है तो तुमको वो लिखने में टाइम नहीं लगेगा। हालांकि उसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट हम अप्लाई करना सीखेंगे कि उसको हम कैसे एमसीक्यू एग्जाम में लगा पाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं तुम लोगों को ये अभी थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बोलो, कुछ नहीं पता लग पा रहा? ये कैपेसिटर है, बैटरी नहीं है। कैपेसिटर, चलो वैल्यू भी रख लो इसकी। कैपेसिटर 5 माइक्रोकूलम ले लो इसको। V0 एग्जैक्टली क्या है सर? V0 एग्जैक्टली क्या है? V0 है इनिशियल वोल्टेज अप टू विच दिस कैपेसिटर इज चार्ज्ड। चार्ज कैपेसिटर हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया है। ठीक है, यहाँ पे सपोज एक की स्विच है, उसको मैंने t=0 पर क्लोज किया। ठीक है, 5 माइक्रोकूलम का कैपेसिटर 5 वोल्ट तक चार्ज रख करके और फिर अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो इनिशियल कितना चार्ज है? तो इनिशियली जितना है फुल्ली चार्ज कितना है? V/C 25 माइक्रोकूलम, ये फेरेड है। हाँ, क्या हुआ? 25 होगा। हाँ, 25 माइक्रोकूलम हो गया। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर तो मैंने इनिशियल दे ही रखा है, 5 वोल्ट है। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इनिशियल डिपेंड करेगा आई क्या। हाँ बोलो, कितना वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितना? 0 लगाओ। 0 होगा। 0 लगाओ। अच्छा, अगर मैंने क्लोज कर दिया है सर्किट, क्लोज करने के बाद केवीएल हो जाएगा पूरा। तो केवीएल के अकॉर्डिंग जितने एलिमेंट्स हैं सबके अक्रॉस वोल्टेज का सम 0 होना चाहिए। तो VR बताओ। फाइव वोल्ट है भाई। 5 वोल्ट हो यस। फिर आई बताओ। अब रेजिस्टेंस के क्रॉस V पता लगे तो आई पता लगेगा। 0 है सर। क्यों? 5 वोल्ट है। सर दोनों के वो पोटेंशियल सेम हो गए ना, तो करंट जीरो। करंट होता है वोल्टेज अक्रॉस R अपॉन रेजिस्टर, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो 5 वोल्ट का 5 वोल्ट अगर मान लो तुम कह रहे हो कि करंट 0 है रेजिस्टेंस से, तो फिर वोल्टेज कैसे हो जाएगा? VR की वैल्यू 5 क्यों बोली फिर? अगर VR है तो VR का मतलब है कि उसके अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है। 2.5 अगर मैंने रेजिस्टेंस दिया है तो वोल्टेज लिखो 5 वोल्ट अपॉन 2.5। सर उस टाइम पे अगर पूरे सर्किट में देखें तो कितना करंट होगा फिर? पूरे सर्किट मैंने जो करंट दिया है, मैं अगर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकाल रहा हूँ 5 अपॉन 2.5 दैट इज 2 आया। ठीक है, अब ये पूरा सर्किट तुम्हारा क्या 2 एम्पियर से अलग हो सकता है करंट? कुछ रेजिस्टेंस में जो करंट होगा वही करंट तो कैपेसिटर अपने थ्रू नहीं कर रहा है, लेकिन डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है यानी कि सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है विदाउट कैपेसिटर के अंदर से कोई करंट फ्लो हुए। ठीक है, समझ में आया या मैं बताऊं चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है? कैपेसिटर की ये सपोज पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, लेफ्ट वाली पॉजिटिव। तो
पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकल करके रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए इधर पहुंचा। मैं पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज फ्लो हुआ और नेगेटिव प्लेट पर नेगेटिव चार्ज को उसने न्यूट्रलाइज किया, तो नेगेटिव प्लेट पे भी चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव पे भी कम हो गया। कम होते होते फाइनली टोटल न्यूट्रलाइज हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। आए समझ में? यस सर। तो अभी करंट वगैरह सारा समझ में आ गया? कुछ पूछना है? एक दो लोग ही बस पूछ रहे हैं, राजीव और शिविका एंड शांतनु, बाकी लोग। अनुष्का, लास्ट क्लास में तुम नहीं थे, जेई वाली क्लास में? चलो, लास्ट क्लास से आज कोई लिंक नहीं है, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं। लास्ट क्लास जिन्होंने नहीं करी है वो लोग भी ये मैं सोचें कि पिछली क्लास में कुछ पढ़ाया उसी का यूज हो रहा है यहाँ पे। चलो आगे बढ़े। अच्छा, अभी तो एक कॉल बचा हुआ है, स्टेडी स्टेट बता दो जरा। QC 0. QC 0 क्योंकि फुली डिस्चार्ज हो गया। जब QC 0 तो VC क्या हो जाएगा? VC और VR में बहुत डाउट हो रहा है। VC पे VC और हो रहा है। देखो VC क्या VR VC होता है VR और VC में डाउट हो रहा है। Q/C होता है VC। हाँ चार्ज- लेकिन सर फिर तो VR भी 0 हो जाएगा। तो VR भी 0, आई सर ये क्या हो गया? आई भी 0, फुल्ली डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर। सर कैपेसिटर ऐसा का कैसे चार्ज हो सकता है? कैपेसिटर का चार्ज सारा खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया रेजिस्टेंस के थ्रू। अब कोई एनर्जी नहीं बची तो करंट कैसे फ्लो होगी? करंट के लिए एनर्जी सोर्स चाहिए ना। हाँ ओके। ठीक, तो ये कैपेसिटर का थोड़ा फील आ गया। अब इंडक्टर की बात करें। कैपेसिटर में तुम्हें पता है ना कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ, बोलो, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट? रिपीट। At steady state, capacitor बताओ, मैच द कॉलम। सर कैपेसिटर तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये स्टेडी स्टेट में यस, कैपेसिटर अपने थ्रू चार्ज करंट को पास नहीं होने देगा, और क्योंकि वो फुल्ली चार्ज हो चुका है तो कोई चार्ज का फ्लो भी नहीं हो रहा किसी भी तरह से। तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा वो ब्रांच हमारे लिए ओपन की तरह से है। ठीक है, कैपेसिटर को मान लो कि उसने ओपन स्विच की तरह से बिहेव कर रहा है तो करंट नहीं पास होने दे रहा। ठीक है, और इंडक्टर में स्टेडी स्टेट, इंडक्टर के अक्रॉस ई होता है -LdI/dt। स्टेडी स्टेट में di/dt की क्या वैल्यू होगी? जीरो।
जीरो। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या हो गया? जीरो। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है वो वैल्यू वोल्टेज की? मान लो एक ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया तो जिन दो पॉइंट को शॉर्ट कर देते हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? जीरो। जीरो हो जाता है। जीरो। बस, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। ठीक है, कुछ पूछना है? नेक्स्ट, चलो एक मैं आरएल सर्किट ले रहा हूं। 20 वोल्ट की बैटरी है, 10 मिली हेनरी तो इंडक्टर हो गया, 1 किलो ओम रजिस्टर हो गया। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर इसको क्लोज किया है। तो बताना है t इज इक्वल टू 0 प्लस एंड t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर वोल्टेज अक्रॉस L, वोल्टेज अक्रॉस R, I, वोल्टेज अक्रॉस L, VR एंड I। बताओ। क्या हुआ? बिल्कुल साइलेंट। कॉमन सेंस लगाओ। जब मीटिंग एंड होगी तो तुम लोग दोबारा से आ जाना। सर t इक्वल टू 0 पर 20 0 t इक्वल टू 0 पर क्या चीज? मतलब VL 20 वोल्ट, VR 0 वोल्ट और I इक्वल टू 0 वोल्ट। I इज इक्वल टू 0, क्योंकि करंट t इक्वल टू 0 से जस्ट पहले 0 है, तो t इक्वल टू 0 प्लस पर वो सडनली जो इंडक्टर है वो सडनली चेंज नहीं होने देगा करंट को, तो 0 से ही स्टार्ट होगा करंट। ठीक है, तो I इक्वल टू 0। ठीक, तो VR भी 0 हो गया। और VL की वैल्यू, VL कितना करें कि VR 0 हो जाए? किरचॉफ लॉ लगा लो।
यश मलिक इज नॉट हियर. यश मलिक, अज वासु, ऋतिक, राजरिता. राजरिता, कैन यू अंडरस्टैंड? ऋतिक, राजरिता, वासु, तुम लोग बोलो जरा. राजरिता, राजरिता, कैन यू हियर मी? ऋतिक, हाँ तो राजरिता, योर माइक इज नॉट वर्किंग. समझ में आ रहा है? हाँ ऋतिक, अच्छा कोई चीज एक्सप्लेनेशन फिर से तो नहीं चाहिए? सारा समझ में आ गया? क्योंकि इसी पर फिर आगे का सारा डिपेंड करेगा. ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं. हम लोगों ने इनिशियल वैल्यूज कैसे लिखी हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहा. तो हमने सबसे पहले देखा कि इनिशियली करंट सडनली चेंज नहीं होगा. करंट t इक्वल टू 0 माइनस पे जो चीज थी या t इक्वल टू 0 पर जो था वही वैल्यू हम इनिशियल रखेंगे. तो करंट से स्टार्ट किया, करंट 0 तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 0. वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 0 तो केवीएल लगा करके देखा कि जितना वोल्टेज बैटरी की है उतना ही एल के अक्रॉस ड्रॉप होगा. 20 वोल्ट आ गया. ठीक है, इतनी चीज हो गई. फिर डी आई बाई डी पूछा था तो वो वीएल जो हमारा जितना डेवलप हुआ वीएल उससे हमने डी आई बाई डी टी निकाल लिया यहाँ पर. ठीक है, फिर स्टेडी स्टेट में क्या चीज हम स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे. तो स्टेडी स्टेट में करंट डी आई बाई डी टी, करंट चेंज क्या होगा, नाम ही स्टेडी स्टेट है 0. स्टेडी मीन्स देयर इज नो चेंज इन विद टाइम. डी आई बाई टी 0 तो वीएल 0 हो गया. ठीक है, पहले डी आई बाई टी 0 देन वीएल 0 हमने लिखा, क्योंकि वीएल अगर डी आई बाई टी 0 होगा तो वीएल भी 0 होगा. फिर हमने देखा केवीएल लगाने के लिए जितना बैटरी का वोल्टेज है वो सारा सारा रेजिस्टेंस के क्रॉस आना चाहिए. तो वीआर लिखा, वीआर से आई लिखा. सारी चीज समझ में आ गई? ठीक है, यस सर. अच्छा अब एक काम करते हैं. हमारी यही इंडक्टिंग कॉइल है. एक छोटा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा. t इक्वल टू 0 से पहले ये सर्किट था. ठीक है, t इक्वल टू 0 पर हमने ये स्विच कर दिया. ठीक है, तो पहले जो सर्किट था उसमें स्टेडी स्टेट आ चुकी थी. वो काफी पहले से हमने इस तरह से सेट करके रखा था कि इंडक्टर कॉइल में जो करंट है वो स्टेडी स्टेट अचीव कर चुकी है. अब t इक्वल टू 0 पर हमने सडनली स्विच ओवर किया. ठीक है, यहाँ पे जो भी तुम्हें चीजें दी है मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ, बस सिंबल्स के टर्म्स में दे रहा हूँ. तो बताओ t इक्वल टू 0, t टेंस टू इन्फिनिटी. ठीक है, पर 0 प्लस एंड t टेंस टू इन्फिनिटी पर I अक्रॉस इंडक्टर कितना है. ठीक है, I अक्रॉस इंडक्टर कितना है, V अक्रॉस L कितना है, V अक्रॉस L कितना है, V अक्रॉस R1 कितना है और V अक्रॉस R2 कितना है. चलो जल्दी से बताओ. डी आई बाई डी टी भी ले लो.
एक चाहो तो t इक्वल टू 0 माइनस भी बना लो, IL VL VR1 VR2 DIL by dt। ठीक है, जब ये 0 माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टीडी स्टेट ऑफ द फर्स्ट सर्किट। ये फर्स्ट सर्किट है, ये सेकंड सर्किट है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ रही है ना कि जब ये पूरी तरह से यहाँ पे क्लोज कर देगा तो ऊपर वाले सर्किट का कोई काम नहीं रह गया। ऊपर वाला सर्किट अब कंप्लीट नहीं है, तो उधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा R1 में और बैटरी में। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। तो 0 माइनस पर ये सर्किट है और स्टीडी स्टेट में है, तो पहले 0 माइनस में फिल कर दो वैल्यूज। बताओ IL क्या होगा, करंट थ्रू इंडक्टर क्या होगा, क्या सब लोग साइलेंट हुए? अभी तक समझ में नहीं आया इससे पहले वाली चीज। ये तो पिछला क्वेश्चन रिपीट करवा रहा हूं मैं। सर V/R1। ओके, और सर VL 0। ठीक है, स्टीडी स्टेट है। सर R1 के अक्रॉस V हो जाएगा। R1 के क्रॉस क्या हो जाएगा, जो बैटरी का V बैटरी का भी। और R2 वाला तो सर्किट में ही नहीं है, तो जीरो रहेगा फिर। बिल्कुल। सर DI/dt 0 ही होगी क्योंकि VL भी 0 है उधर। हाँ, ठीक है। अब 0 प्लस पर आ जाओ। फिर तुम 0 प्लस बता सकते हैं वायर कहाँ से डिस्कनेक्ट करके कहाँ कनेक्ट हो रहा है? ये हमने 0 माइनस पर बनाया है और 0 प्लस पर बना दे रहा हूं ये। ठीक है, पहले 0 माइनस वाला बना हुआ था, अब 0 प्लस वाला। सर करंट अभी भी V/R1 ही रहेगा। करंट अभी भी V/R1 ही रहेगा। अभी मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि इंडक्टर का क्या नेचर होता है, वो क्या करता है।
करंट रेजिस्ट करता है। करंट के चेंज को रेजिस्ट करता है। हाँ ठीक है, तो सडनली चेंज नहीं होने देता। तो t इक्वल टू 0 माइनस एंड t इक्वल टू 0 प्लस में टाइम का कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो वो सडनली कोई फाइनाइट चेंज नहीं होने देगा करंट में। आगे बोलो। सर हाँ बोलो। सर आईएल में भी V अपॉन आर बनाना चाहिए, क्योंकि करंट एकदम से उसमें जीरो होगा नहीं इंडक्टर में। इंडक्टर में करंट तुम मीट करो। हाँ, इंडक्टर में करंट तुम यहाँ पे कह रहे हो जीरो होना चाहिए। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि जिस टाइम पे इसको दूसरे वाले सर्किट से कनेक्ट कराए तो करंट तुरंत जीरो नहीं होगा ना। जीरो नहीं होगा, यस सही है। तो यहाँ क्या होगा वैल्यू? चेंज नहीं होगी तो जो पहले थी वही लिखो ना। V/R1 ये बोलने में क्या दिक्कत है? फिर आगे बोलो। R1 अच्छा, अभी VL जरा बाद के लिए छोड़ दो। VR1 बताओ, VR1 कितना होगा? जीरो। ठीक है, सर्किट ही ब्रेक हो गया और उधर कोई इंडक्टर तो है नहीं जो करंट सप्लाई कर दे। ठीक है, अब VR2 बताओ। VR2 क्या? गुड। VR2 बाई R1 कैसे आया? V क्या होता है? I इंटू R। I की वैल्यू डाल दी और R कौन सा? R2। जो इंडक्टर में करंट है वही तो R2 से पास होगा।
ठीक है, आगे बढ़े। यस ठीक सर है, इसमें डी आई बाई डी टी भी जीरो होगा। हाँ डी आई बाई डी टी यहाँ पर भी जीरो होगा। यहाँ पे तो v अक्रॉस, अच्छा v अक्रॉस l बताओ कितना होगा, तब देखेंगे v आई एल डी बाई डी टी क्या होगा। तुम लोग इतना टाइम ले रहे हो, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ। वी एल क्या करोगे, किरचॉफ लॉ लगाओ। तुम्हें वी अक्रॉस क्या पता है, वी आर टू पता लग चुका ना। जब वी आर टू पता लग चुका तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग टोटल जीरो नहीं होना चाहिए। जब वी आर टू पता है तो वी एल भी पता लग गया, कितना लिखोगे। ये लिखोगे, ठीक है। फिर अब डी आई एल बाई डी टी पर पहुंच जाओ। क्या होगा डी आई एल बाई डी टी, वी एल अपॉन एल। वी एल तुम लिख चुके हो, एल से डिवाइड कर दो, वी आर टू बाई आर वन एल। ठीक है, ये सब मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे मैं प्लस माइनस अभी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, वो डिपेंड करेगा करंट ग्रोइंग है डिकेइंग है, उसे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, और डिकेइंग है तो माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे तो करंट डिके होगी, कोई सोर्स है नहीं बैटरी वगैरह। ठीक है, सब लोग एग्री कर रहे हो, कोई चीज दिक्कत है, रिपीट करना है। उत्कर्ष तिवारी समझ में आया? सर ओके, टी टेंस टू इन्फिनिटी पर आ जाएं या इसमें कुछ पूछना है? अब थोड़ा जल्दी करो, अब टाइम थोड़ा, अब देख रहा हूँ मैं 1 घंटा तो पूरा हो गया, 1 घंटा 10 मिनट हो गए। अभी 50 मिनट्स में मुझे मेन चीज करानी है, जो कि ये तो स्टार्टर था, उसमें इतना टाइम लग गया। अगर रिपीट कराना है तो जल्दी बोलो, नहीं तो हम इधर आ जाते हैं। सर नहीं कराना। ओके, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इंफिनिटी वाला बोलो, स्टेडी स्टेट पर आईएल क्या होगा? अब देखो यहाँ पे एनर्जी देखो, जो इंडक्टर की एनर्जी है वो सारे रजिस्टर में हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी, कहीं से लौट के नहीं आ रही है, डिसिपेट हो गई वो हीट, तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। स्टेडी स्टेट अचीव हो गई है, डी आई बाई डी टी जीरो, डी आई बाई टी जीरो तो वी एल भी जीरो, वी आर वन जब करंट जीरो है तो वी आर वन जीरो और वी आर टू जीरो, सब कुछ जीरो। ठीक, चलो अब हम मेन चीज पर आते हैं। चलो तो नहीं, मेन चीज से पहले एक छोटा सा, अगर मान लो ये एक इंडक्टर है और इसमें करंट की डायरेक्शन मैंने बता रखी है, और करंट का जो चेंज है डी आई बाई डी टी, सपोज वो दे रखा है 2 सपोज है, ठीक है, आई की वैल्यू 5 है, एल की वैल्यू 5 मिली हेनरी है। ठीक है, देन बताओ यहाँ पर तुम्हें वोल्टेज अक्रॉस एल बताना है विद साइन कि कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पर है, कौन सा बी लोअर पर है। फाइन नंबर 1 दिस, नंबर 2 which end is at higher potential, बताओ।
ठीक है, यानी कि वोल्टेज का प्लस माइनस भी बताना है कि कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। तो इसके लिए देखो मैं तुम्हें रूल बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, रूल है ये। रूल के फॉर्म में मैंने क्वेश्चन बना दिया है रूल एक्सप्लेन करने के लिए। रूल क्या है, जैसे हम रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस में हम कैसे लगाते हैं प्लस माइनस का साइन, बोलो। रेजिस्टेंस होता है तो क्या करते हैं, केवीएल लगाते समय मैंने बताया था, करंट जहां एंटर करता है उसको पॉजिटिव, जहां निकलता है वहां नेगेटिव, क्योंकि करंट हायर टू लोअर जाता है। करंट लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जा रहा है तो हायर लेफ्ट हैंड पे, लोअर राइट हैंड पर। ठीक है, तो यहां पे रूल क्या है, जस्ट लाइक योर रेजिस्टेंस, उसी तरह से यहां पर तुम प्लस माइनस के साइन लगाओ। ठीक है, व्हेन और करंट के अलोंग हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम लूप में ऐसे चलते हैं ना केवीएल लगाते समय, तो हम इस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस पुट प्लस साइन एट द एंट्री ऑफ करंट एंड माइनस साइन at the exit of current। ठीक है, तो मैंने यहां पर प्लस माइनस लिख दिया, करंट की डायरेक्शन दी हुई थी तो यहां प्लस लिख दिया, यहां माइनस कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब बताओ, अगर मेरा जो मोशन है वो A to B हो रहा है, ठीक है, along the current। ठीक है, केवीएल में हम लूप में ट्रेवल करते हैं ना, तो इफ वी ट्रेवल along the current, तो बताओ VL क्या लिखोगे, प्लस माइनस देख के बताओगे। ऐसे जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हो तो प्लस या माइनस लगाएं, माइनस लगेगा ना, स्टेप डाउन हो रहा है कितना, LdI/dt। ठीक है, तो तुमने पहला स्टेप लिख दिया, तो दूसरे के लिए फिर ये रटने वाली बात नहीं है कि माइनस तुम फिर उसके लिए याद कर रहे हो कि इफ वी ट्रेवल अलोंग द करंट देन माइनस लगेगा, ये नहीं, ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया पहले वाले पॉइंट में। ठीक है, सेकंड पॉइंट उसी से फॉलो हो रहा है। तो तुमको क्या याद रखना है, बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह प्लस माइनस लगा दो, उसके बाद तो तुम अपने आप ही माइनस LdI/dt लिख दोगे। अगर तुम उल्टा चल रहे होगे, केवीएल में तो हम उल्टा भी चल सकते हैं, तो माइनस से प्लस आ रहे हो तो वहां पर तुम प्लस करोगे। ठीक है, वहां पे माइनस से प्लस स्टेप अप हो रहा है तो प्लस LdI/dt लिखोगे। ठीक है, इफ we travel opposite to current then VL is plus LdI/dt। अच्छा, अब ये देखो di/dt का साइन मैंने उसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द विच एंड इज एट हायर पोटेंशियल। तो अगर तुम्हें di/dt की वैल्यू पता है, जैसे मैंने 2 दे रखी है, ये 2, इस 2 को देख के बता सकते हो कि करंट बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, इंक्रीजिंग करंट है या डिकेइंग करंट है। इंक्रीजिंग, क्योंकि 2 पॉजिटिव मैंने लिखा है, माइनस लिखा होता, -2 होता तो डिक्रीजिंग होता। ठीक है, तो तुम जब di/dt का विद प्रॉपर साइन यहाँ वैल्यू डालोगे तो ये माइनस साइन के अकॉर्डिंग फिर VL पता लग जाएगा। ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे माइनस लिखा था, क्यों, क्योंकि ये प्लस से माइनस जा रहे थे तो स्टेप डाउन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या आंसर है, इस क्वेश्चन में आंसर ये है कि अगर di/dt पॉजिटिव है तो हमने जो प्लस माइनस साइन लगाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस हो गया, और अगर ये निगेटिव होता तो ये निगेटिव बाहर वाले निगेटिव से मिल करके पॉजिटिव बन जाता, तो हम जब ऐसे जाते तो स्टेप अप होता। ठीक है, लेकिन हाँ, करंट जो सिचुएशन है उसमें A से B जाने में स्टेप डाउन ही हो रहा है, तो VA इज ग्रेटर देन VB। ठीक है, तो यहाँ का आंसर लिख दे रहा हूं मैं। आंसर नंबर 1, वोल्टेज का अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड चाहिए तो LdI/dt कर दो। ठीक है, L कितना लिखा है मैंने, 5 लिखा है, 10⁻³ कर लो, या मिली वोल्ट में भी लिख सकते हो आंसर, चलो मिली वोल्ट में लिख देंगे। 5 इंटू di/dt इज 2, तो ये हो गया 10 मिली वोल्ट। और नंबर 2, VA इज एट हायर
देन VB। सब समझ में आया रूल सबको? रूल कुछ नहीं है, बस प्लस से माइनस, मतलब जो जैसे रेजिस्टेंस में करते हैं उसी तरह से हमें प्लस माइनस साइन लगाना है करंट के अलोंग हायर टू लोअर। ठीक है, रेजिस्टेंस में श्योर हो जाता है कि अगर करंट तुम्हारा सही डायरेक्शन दिखाया है तो हम श्योर हो जाते हैं कि फिर पोटेंशियल हायर टू लोअर हो रहा होगा, प्लस से माइनस जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंडक्टर में वो एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है कि प्लस माइनस जो हमने लगाया वो एक्चुअली है कि नहीं, वो di/dt के साइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर I इंक्रीजिंग होगा तो जो हमने लगाया वो सही लगाया था, I डिक्रीजिंग होगा तो जो हमने लगाया उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सर हम इस समय डीसी सर्किट की बात कर रहे हैं। हाँ डीसी की बात कर रहे हैं। अगर हम एसी सर्किट में ऐसा हमें नहीं होता क्योंकि वहां पे बहुत फास्ट चीजें चेंज हो रही होती हैं। एक मूवमेंट पे di/dt पॉजिटिव है तो दूसरे मूवमेंट पे डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर मान लो मैं एसी को स्लो मोशन में देखूं, ठीक है, कि बहुत धीमे 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 उसमें करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो दैट इज जस्ट लाइक अवर डीसी। ठीक है, मैंने तुम लोगों को बताया कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए डीसी और एसी में कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, बट ये एनालिसिस हमें डीसी में जरूरत पड़ती है। ठीक है, एसी में हम इस तरह से एनालिसिस नहीं करते क्योंकि वहां पर हम क्या कर रहे होते हैं, वहां हर चीज की एवरेज या आरएमएस वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो वहां पे हर चीज हम फेजर डायग्राम और उन सब का यूज करके करते हैं। वहां इंस्टेंटेनियस एनालिसिस बहुत कम पूछी जाती है। ठीक है, पूछी भी जाती है तो साइनसोइडल कर्व से हम सीधे सीधे निकाल लेते हैं। चलो आगे बढ़े। डीसी सर्किट है, फिर di/dt की वैल्यू तो 5 होनी चाहिए ना। di/dt मैंने 2 दे रखा है पहले से, 5 क्यों नहीं चाहिए? ये 2 किस लिए दिखाया है? अगर सर इनिशियल अगर करंट 0 होगा तो फिर इतना करंट उसमें पास होगा, उसमें चेंज ऑफ करंट तो 5 एम्पियर होना चाहिए। और टाइम कितना लिया है तुमने? तुम रेट ऑफ चेंज की बात करो तो टाइम से डिवाइड भी तो करोगे। ओके सर। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो i=5 है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक है, जिस इंस्टेंट पर i=5 है, जिस इंस्टेंट पर di/dt 2 है, उसी इंस्टेंट पर हम VL लिख रहे हैं। ये नेक्स्ट मोमेंट पे चेंज हो सकता है करंट भी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब दिया है कि मतलब है कि I चेंज हो रही है, I5 फिक्स थोड़ी रहेगी, I चेंज हो रही है। तो ये सारी चीजें जो मैंने निकाली हैं, ये सब चीज केवल इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए ट्रू है। जिस इंस्टेंट का मैंने पिक्चर तुम्हें दिया है, नेक्स्ट इंस्टेंट पे कुछ और होगा, I की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, क्या पता di/dt चेंज हो चुका हो। ठीक है, और उससे फिर तुम्हारा ये चेंज हो जाएगा V/L। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं, पहले मैं RL सर्किट ले लेता हूं। ठीक है, RL सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट। तो सर्किट का डायग्राम तो पता ही है कि रेजिस्टेंस लगा दिया R, L लगा दिया, बैटरी लगा दी, की लगा दी और की को क्लोज कर दिया एट t=0। ठीक है, गिवन क्या क्या है? इनिशियल करंट इन द इंडक्टर इज 0। ठीक, इनिशियली इंडक्टर में कॉइल में कोई करंट नहीं है, और L है, R है, V है, L R V दे रखे हैं। एट t=0 स्विच इज क्लोज्ड। फाइंड क्या करना है? करंट इन द सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, V across as L as a function of time, V across R as a function of time। ये सब बताना है।
चलो आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, तो इसके लिए करना क्या होता है? इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि हम केवीएल लगा लेते हैं एट जनरल टाइम टी, एट टाइम टी, ठीक है, जनरल। बताओ क्या लिखे हम केवीएल में? कहीं से शुरू करते हैं? यहां से शुरू करो, बोलो इसको। चलो वी नॉट कर देते हैं, नॉट से थोड़ा सा ये हो जाता है कि ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू, इसकी वैल्यू फिक्स है वी नॉट, ठीक है। तो यहां से माइनस प्लस, बोलो करंट ऐसे चलेगी, प्लस माइनस, लिखते जाओ जल्दी से। कौन बोल सकता है अनम्यूट करके? केवीएल मैं यहां डॉट लगाया, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। क्या हुआ? V naught minus IR minus L divided by V. वेरी गुड, इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब बताओ इसको हम कैसे सॉल्व करना है? हमें इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो वी नॉट इक्वल्स टू आई आर प्लस एल डी आई, नहीं अभी मैं इसको कैसे अरेंज करूं? मुझे देखो डी आई बाई डी टी है ना, तो ये कौन सा टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा? वेरिएबल सेपरेबल बनेगा, होमोजेनियस बनेगा, क्या बनेगा? बोलो। वेरिएबल सेपरेबल। यस, फिजिक्स में जनरली वेरिएबल सेपरेबल ही बनता है, बहुत रेयरली कहीं होगा कि कोई अलग अदर टाइप बने, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया वी नॉट माइनस आई आर, माइनस या प्लस, हाँ माइनस, ठीक है। मैं माइनस एल डी आई बाई टी को राइट साइड ले गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डी आई के साथ क्या करोगे? डी आई अपॉन वी नॉट माइनस आई आर लिख दिया और 1 बाई एल डी टी लिख दिया, ठीक। फिर अगले स्टेप में इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, क्या होगा बोलो? वी नॉट माइनस आई आर का इंटीग्रेशन -1 आर। तुम लोग बिल्कुल साइलेंट रहते हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, और उस वजह से फिर मेरी स्पीड बहुत हो जाती है। ये हो गया सर। ln वी नॉट माइनस आई आर इज इक्वल्स टू आर, उधर ले जाओ तो माइनस टी, आर न्यूमरेटर में जाएगा, मैं न्यूमरेटर के बजाय एल के भी नीचे ले जा रहा हूं, एल बाई आर, ठीक है। और इसको तुम अगर ln को हटा करके ऐसे लिखो, वी नॉट माइनस आई आर इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ लिख दिया, जो नीचे वाला टर्म है, ठीक है। वेयर टाउ इज एल बाई आर, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। यहाँ पे कुछ गड़बड़, अच्छा मैंने यहाँ लिमिट तो ली नहीं, लिमिट, एक मिनट रुको जरा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। अभी मैं लास्ट पूरा हटा दे रहा हूँ क्योंकि लिमिट नहीं लिया है, तो या तो मुझे सी लेना चाहिए था, इनिशियल आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, और फिर उसमें इनिशियल वैल्यूज वगैरह लेकर के हम लिखते हैं। तो अभी जरा लिमिट बता दो, इसकी लिमिट क्या रखनी है? इनिशियल t इक्वल टू 0 पर क्या है? I इक्वल टू 0, और हाँ, और t एट t i इज इक्वल टू i, 0 टू t हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 टू t इंटीग्रेट करने में
हाँ तुम लोग जरा लिख लो, मेरा पेन अभी काम नहीं कर रहा है, इसमें थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया शायद। थोड़ा सा तुम लोग लिखो जरा, मैं 1 मिनट में यहाँ पे करता हूँ। लिमिट लगाओ टाइम वाली साइड पे 0 to t और लेफ्ट में 0 to I, और वो लिमिट लगाने के बाद इंटीग्रेट करो, जैसे मैंने अभी लिखा था वही वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर जीरो टू I 0 to t इंटीग्रेट किया तो ln v0 माइनस IR, माइनस ln करोगे तो अपॉन में I0 करके v0 आ गया, और इधर तो t/l ही रहना है, और निगेटिव साइन एक यहाँ पे रहेगा, 1/L रहेगा, नहीं 1/R रहेगा। ठीक है, तो यहां से फिर ln v0 माइनस IR अपॉन v0 इज इक्वल टू माइनस TR अपॉन L, ln हटाया तो v0 माइनस IR, और इसको थोड़ा और इजी कर सकते हो, 1 माइनस IR बाई v0 इज इक्वल टू ई पावर माइनस t बाई टाउ। टाउ अभी मैंने बताया था टाउ क्या चीज है, टाउ इज L अपॉन R, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और फिर इससे तुम्हारा ये 1 है, तो IR बाई v0 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस t बाई टाउ, और यहां से हम I लिखेंगे v0 बाई R 1 माइनस ई टू पावर t बाई टाउ, I इज इक्वल टू I0 1 माइनस ई टू पावर माइनस t बाई टाउ। ठीक है, वेयर I0 हमने किसको लिखा है, v0 बाई R को। ठीक है, और ये I0 मैं तुम्हें पहले ही लिखना सिखा चुका हूं अभी शुरू के 1 आवर में। क्या था ये v0 बाई R, अगर तुम सोचो तो ये जो सर्किट है हमारा, उस सर्किट में v0 बाई R क्या है, स्टेडी स्टेट में फाइनल करंट। जब बैटरी से कनेक्ट कर दिया शुरू में तो करंट 0 था, बट स्टेडी स्टेट में फाइनली जो अचीव हो रहा है वो ये करंट है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, t इक्वल टू 0, टाइम इक्वल टू 0 पर बताओ I की वैल्यू क्या आएगी। एक तो तुमने पता ही है, तुमने तो लिमिट भी लगाई है, t इक्वल टू 0 पर I की वैल्यू 0 रखी है, तो तुम्हें पहले से ही पता है। ठीक है, लेकिन क्रॉस चेक हो जाएगा, इसमें पुट करके देख लो t इक्वल टू 0 पर I की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये तुम्हारा सेकंड टर्म e टू द पावर 0 करके 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद t टेंड्स टू इंफिनिटी, t जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, t बढ़ रहा है, t बढ़ रहा है तो ये वैल्यू e टू द पावर, अगर मैं माइनस अभी हटा दो, e की पावर ये बढ़ रही है, और माइनस का मतलब डिनोमिनेटर का टर्म बढ़ रहा है। ठीक है, 1 अपॉन ई टू द पावर t बाई टाउ, 1 अपॉन डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, यानी पूरी चीज रेशियो कम हो रहा है, 1 माइनस। ठीक है, अगर पूरा ये टर्म रिड्यूस हो रहा है तो फिर 1 माइनस दिस विल बी इंक्रीजिंग, तो ये पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट विल बी 0, ये 0 हो जाएगा तो I इक्वल टू I0 हो जाएगा। तो फाइनली इसको t टेंड्स टू इंफिनिटी पर I0 की तरफ वो करना है, इसको टेंड करना है। ठीक है, बट इट विल नेवर यहाँ पे कभी इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी पर जाकर के ये टच कर रहा होगा। ठीक है, तो ये I वर्सेस t का ग्राफ हो गया। क्या है ये, ग्रोथ ऑफ करंट। ठीक है,
करंट ग्रोथ तुम्हें ग्राफ में भी दिख रही होगी। फाइव मिनट में मैं दोबारा रिस्टार्ट करूंगा। चलो अभी आगे बताएं। ग्रोथ ऑफ करंट समझ में आ गया? इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, तुम लोग आराम से करोगे, हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल सी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम सबसे इजी किसको समझते हो? वेरिएबल सेपरेबल को। ठीक है, कोई स्टेप फिर से समझना है? कोई स्टेप ऐसा है जो फिर से समझना हो? अभी नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, बट कोई चीज समझना है इसमें? चलो फिर आगे सर एक बढ़ते बार ये हैं। इंटीग्रेशन वाला बता दो। इंटीग्रेशन वाला तुमने नोट तो किया है? हाँ सर। तो तुम बाद में आराम से देखना। और तुम्हें अलग से मैं ले लूंगा। अभी बायोलॉजी वाला तो और कोई होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है? तो बाकी लोगों को तो समझ में आ गया होगा। तुमको मैं अलग से 5 मिनट का टाइम देके समझा दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में शुरू के 5 मिनट अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है? सर हाँ बोलो। वो जो एक स्टेटमेंट होती है कि वन टाइम कांस्टेंट में वो 63% बढ़ जाता है करंट, वो कैसे आती है? ओके, उसके लिए तुम यहाँ पे देखो, मैंने अभी जो आई निकाला है उसको मैं फिर से लिख रहा हूँ। आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है? स्पेशल केस आफ्टर t इज इक्वल्स टू टाउ। टाउ इज वन टाइम पीरियड, ठीक है ना? t इज इक्वल्स टू टाउ, तो i की वैल्यू क्या आएगी? I will be I naught 1 minus e to the power minus tau by tau, that is I naught 1 minus 1 upon e। tau और tau तो कैंसिल होके 1 बन गया, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर तुमको मैं वैल्यू बता रहा हूँ, तुमको कुछ वैल्यूज याद रखनी है। पहले तो e की वैल्यू ध्यान रखना, हालांकि e से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है 1 अपॉन e की वैल्यू, ठीक है? तो जस्ट अ सेकेंड। टू 2.718 को मैं 2 ही कर देता हूँ, 2.72, ठीक है? तो 1 अपॉन ई क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स 0.3678, तो 368 कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है? फिर 1 माइनस 1 बाई ई की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, तो 1 माइनस दिस वैल्यू इज 0.632, ठीक है? तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0.632 आई नॉट आ गई। इसको हम लिख सकते हैं 63.2% ऑफ आई नॉट। तो जो अभी मैंने करंट ग्रोथ का ग्राफ बनाया था, ये पॉइंट आई नॉट था, स्टेडी स्टेट वैल्यू, करंट का ग्राफ है ये विद टाइम। तो एट t इज इक्वल्स टू टाउ, वन टाइम पीरियड, दिस इज 63.2% ऑफ आई नॉट। ठीक है, चाहो तो 0.632 ही लिख लो। परसेंट वाला याद रखना इजी पड़ता है, बट वो लिखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। 0.632 आई नॉट। ठीक है, और बताओ 2 टाउ पर कहां पहुंचेगा ये? यहाँ स्पेस नहीं बचेगा, थोड़ा सा पहले लिख देते हैं इसको। टाउ पर मैंने लिख दिया 0.632